ये सब योगाभ्यास करते रहो। आज आपको अभी जल नीति, सूत्र नीति या प्रैक्टिकल दिखा देते हैं एक बार, जिससे कि सबको करने में सुविधा हो। आप लोग जो है जिनका 8-10 बार पेट साफ हो चुका है, वो फिर ये कुंजर क्रिया करेंगे, जल नीति करेंगे, फिर सूत्र नीति करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी पीना, थोड़ा जब थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा पानी पीना, ज़्यादा नहीं। तो जिनको उल्टी होने को होते ज़्यादा पानी ना पिए, तो आपको ये जग भर के पानी पीना है। देखो बाद में जब 8-10 बार साफ हो चुका है जिनका, वो ये शुरू कर देंगे। ये साथ साथ चलता रहेगा, कुंजर क्रिया, जल नीति, सूत्र नीति आदि। तो ऐसे जल्दी जल्दी ये पूरा पानी पीना है। बाकी जो आसन कर रहे हो आसन करते रहो, बैठ करके अग्निसार क्रिया करते रहो, सीखते रहो ये सब चीज़ें। तो ये उच्च रक्तचाप जिनको है, आंखों की कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, आंखों का ऑपरेशन करवाया है तुरंत, हार्ट की क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो नहीं करना है कुंजर क्रिया, है ना। जिनको हाइटस हर्निया है उनको भी थोड़ा, जिनको बहुत ज़्यादा अल्सर है तो थोड़ा उनको ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो जिनको हाई बीपी है, जिनको आंखों में खून उतर आता है और हार्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे कुंजर क्रिया। हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा होने पर कुंजर क्रिया नहीं करनी। तो ये पूरा जग पी गए। अब कम से कम ये लगभग 1.5-2 लीटर का ये जग था, अब पी गए। अब पी करके अंदर थोड़ी रखना, अब इतना पी लिया है, अब निकलेगा। तो बीच की 2 अंगुलियां ये गले में डाल के और एक हाथ पेट पे रख के ऐसे आगे झुक के फिर वो निकाल देते हैं बाहर, है ना। तो ये ऐसे जैसे पानी पीता है ना हाथी, कुंजर हाथी को बोलते हैं। तो पानी पी करके ऐसे पूरा बाहर निकल गया। तो जिनको कफ है, बलगम है, वो सब इससे बाहर हो जाता है। एसिडिटी है ना, उसके लिए छाती में घुर्र घुर्र कफ जम जाता है, उसके लिए 2-3 मिनट के बाद थोड़ा और निकलेगा। तो उसमें और कड़वा खट्टा जो भी जैसा जिसका प्रकृति है ना, ऐसे निकलता है। थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहेगा ऐसे। तो पहले एक बार तो मोटा मोटा जो स्थूल जल का अंश है वो निकल जाता है, बाद में फिर थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। तो क्योंकि मैं भी यात्रा में बहुत रहता हूँ, तो कभी जो है थोड़ा पित्त बन गया, तो कभी कभी तो हमें भी करना पड़ता है। तो सारा हम अपने ऊपर एक्सपीरियंस की भी बातें आपको बताते हैं। ये शंख प्रक्षालन, जल नीति, सूत्र नीति सब पहले खुद करते हैं, बाद में आपको कराते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं जिसको हानि होने की संभावना हो। तो खैर, तो ये पानी पी करके उसको बाहर निकाल दिया, ये कुंजर क्रिया। फिर बाद में रय को लय हो गया तो कुंजल बोल देते हैं लोग इसको। तो कुंजर क्रिया, ये कुंजल क्रिया, ये बहुत अच्छी है। अब इसके बाद जल नीति। जल नीति के लिए क्या, लोटे में पानी भर लेते हैं और लोटे में पानी भर करके, थोड़ा गुनगुना पानी होता है, इसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं, जिनको कफ आदि है तो थोड़ा सौंफ भी डाल सकते हैं। तो ये इसमें पानी भर के, लोटा और ये कैथेटर, ये सभी को यहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा। फिर अपना अपने पास ही रख लेना घर ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये सटकर्म जो आपको करवाया जा रहा है, लोग इस सटकर्म को कराने के लिए 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, इसी क्रिया के लिए जो आपको करवाई जा रही है। अब आप लोगों को ये जल नीति, सूत्र नीति जो है, क्योंकि आपने उसको नाक लगा दिया है, तो आपके लिए ही उपयुक्त रहेगा ज़्यादा। फिर दूसरा कोई घर में प्रयोग करता है, गर्म पानी से धो के दूसरा भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसको हम फिर आश्रम में नहीं रखते वापस। फिर ये कैथेटर भी आपको एकदम फ्रेश दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा मजबूत है ये, क्योंकि तांबे आदि में गंदगी ज़्यादा हो जाती है, साफ़ करने में दिक्कत आती है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी के उससे प्लास्टिक से इसको तैयार कर लिया गया है, जो फूड ग्रेड की प्लास्टिक है। तो ये आपको दिया जाएगा, आप इसका उपयोग करना। और जैसे भरा है अब लोटा, अब भर करके इसका ये थोड़ा बहुत इसका डाई में बनता है ना, थोड़ा इसको घिस सकते हैं इसको, है ना। ये इसके जो ये ऐसी कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, थोड़ा नाखून से भी इसको ठीक कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा फर्श पर, थोड़ा पत्थर पर घिस लिया तो थोड़ा इसका ये और साफ हो जाता है। फिर इसको दाएं नाक में लगाया, जैसे इसको बैठ करके भी कर सकते हैं मैंने कहा, और खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो खड़े होकर के जब झुक जाते, एक तरफ नाक में लगाया और नाक में लगा करके मुंह खोल लेते, मुंह से श्वास लेते हैं। तो दाएं नाक में लगाया, ज़्यादा गर्दन टेढ़ी मत करो तो आराम से निकलेगा। ये हाँ, थोड़ा सा ऊपर करो गर्दन, बस हाँ, आराम से। तो नाक में लगाते आराम से निकलता जाता है। ऐसे ही बस गर्दन टेढ़ी कर दी, इधर लगाया तो दूसरी तरफ से अपने आप ही निकलेगा ना। उतना अपने आप ही लगा के रखना, उतना झुकाते रहना जिससे पानी निकलना शुरू हो जाए, फिर वहाँ रोक देना तो निकलता रहेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा निकलेगा, उनको बूंद बूंद करके निकलेगा। खुली है तो पूरा तुर्री बन जाएगी, पूरी धार बन जाएगी। हाँ,
तो जिनका बंद है ना उनको षडबिंदु तेल डाल देंगे, षडबिंदु तेल। और ये सूत्र नीति करने से पहले रात को ना सरसों का तेल, गाय का घी या बादाम का रोगन, जो अभी मैं बता रहा था आपको, ये मैंने एक दिन पूछा भाई कितनी मात्रा में जाता है देश भर में? तो बोले बाबा जी ये तो पिछले 5-6 महीनों में 15-20 टन गया होगा बादाम रोगन। क्योंकि शुद्धता पहली बात, और मैंने हमारा कॉन्सेप्ट है सबसे अच्छा और सबसे सस्ता वो हर एक चीज के अंदर। अब ये जो आपको हर्बल सोप्स आदि उपलब्ध कराते हैं विदेशी कंपनियां, जो हर्बल सोप्स के नाम पर इसके जो लक्स लाइफ बॉय, इनमें तो हर्बल होते ही नहीं। हर्बल सोप्स 200 रुपए की बेचते हैं, हम वो बेचते हैं 22 से 23 रुपए। ये तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है पूरा स्वदेशी का। और ये जो हमसे प्यार करते हैं करोड़ों लोग, उनके लिए हम तो एक तरह से सेवा कर रहे हैं। बाकी हम किसी के हर प्रश्न का जवाब देने के लिए कोई उसके लिए हम नहीं बैठे हुए। भाई बहनों, हमारे लिए मैंने कहा ये एक भक्त और उपासक का संबंध है, ये ग्राहक और उपभोक्ता का कोई उत्पादक का संबंध नहीं। खैर, एक तरफ से दाएं नाक से क्या, बाएं नाक से नाक में लगाया, फिर ऐसे आराम से मुंह खोल दिया और धीरे धीरे धार बन जाती है, फर्स्ट क्लास ऐसे। अब इसका बाएं नाक थोड़ा बंद था तो धार कम बन रही थी, दाएं नाक पूरा खुला हुआ है तो धार पूरी फर्स्ट क्लास बन रही है। ऐसे एकदम आराम से जैसे ऐसे लगाए रहेंगे, हाँ? लगाए रहेंगे तो अपना आप निकल जाएगा, है ना। तो मुंह खुला रहता है, थोड़ा बहुत मुंह से भी 2-4 बूंद पानी निकल सकता है। मुंह से ही श्वास लेना है बस, ये खास नियम है। नाक से श्वास इस वक्त नहीं लेना, बस इतनी सी सावधानी। और जिनको एपिलेप्सी आदि है वो तो नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत अंदर वो पानी चला जाता है तो उससे दिक्कत होती है। इसलिए उनको जब करना भी हो तो फिर एक जो है पूरी सावधानी के साथ करें। लेकिन ये जबरदस्त है, किसके लिए? नेत्र रोगों के लिए, सिर के दर्द के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, जबरदस्त, माने 100% उसका इलाज हो जाता है। फिर ये मैंने कहा ये अब ये सूत्र नीति का, फिर इसके करने के बाद क्या करते हैं? कपाल भाती करते हैं थोड़ा। अब कपाल भाती एक तो आप ऐसे ही करते हैं, नाक से लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं, इसमें मुंह से लेते हैं, जिससे कि पूरा पानी ऊपर ना चढ़े और पानी बाहर निकल जाए। फिर इसमें थोड़ा दाएं तरफ बाएं तरफ गर्दन को ऐसे करके, थोड़ा माथा ठोक करके ऐसे, है ना, ये तो ये पूरा पानी बाहर निकल जाता है। थोड़ा ऐसे गर्दन आगे ही झुका के रख देते हैं ना, ऐसे मैंने आप बैठ के कर रहे हो या खड़े होके कर रहे हो, थोड़ा गर्दन आगे झुका के रख देते ना, तो अपने आप ही थोड़ी देर में बूंद बूंद करके पूरा पानी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करवा दिया आपको, क्या बता दिया? जल नीति, है ना। अब सूत्र नीति, ये क्रिया रोज होती है, पतंजलि योगपीठ में रोज सिखाई जाती है। इसके लिए एक व्यवस्था दी हुई है, वहां थोड़ा सा उसके लिए एक सहयोग राशि भी रखी हुई है, क्योंकि उसके लिए प्रोफेशनल्स पूरे जो है स्टाफ पूरा एक मेंटेन किया हुआ, एक डिपार्टमेंट ही बनाया हुआ, षटकर्म विभाग। तो कोई भी आकर के 3 दिन रह करके क्रिया करके जा सकता है। तो एक तरह से पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, शरीर की शुद्धि कर ली और अपने फिर चलते बने। फिर इसको हर 3-3 महीने में करते रहे, 1-1 महीने में करते रहे। जिनको असाध्य रोग है, जैसे मैंने कहा ना, चर्म रोग बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, पूरा शरीर गल सड़ गया है, चमड़ी के बहुत रोग हैं, पेट के बहुत रोग हैं, डायबिटीज़ की बीमारी है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, फिर इसके बाद ना वो पूरा ध्यान योग करवाते हैं, त्राटक करवाते हैं। वो भी बताएंगे आपको कि एक बिंदु के ऊपर अपने मन को, अंतर त्राटक तो आपको बताया था हमने, आज्ञा चक्र, हृदय, मणिपुर चक्र में ध्यान करना। ऐसे दीपक की लो पर ध्यान कराते हैं, किसी बिंदु पर काला बिंदु लगा दिया 2-2.5 फीट की दूरी पर, उसके ऊपर ऐसे आंखों को खोल करके ऐसे त्राटक किया है, आंखों की पलक नहीं झपकते उसमें। तो धोतिर बस्ती में तो नीचे से पानी खींचते हैं, वो आपको अभी नहीं आएगा, उसमें उड़ियान बंद अच्छे से लगाना आ जाए ना, तो फिर जो है ना वो हो जाती है वो क्रिया, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन अभी पहले ये सूत्र नीति बता दें, जल नीति के बाद सूत्र नीति। तो सूत्र नीति करने से पहले रात को जिनका थोड़ा नाक बंद हो और सेंसिटिव है बहुत, जिनके संवेदनशील है, छींके बहुत आती है जिनको, तो वो रात को गाय का घी, बादाम, रोगन, षडबिंदु तेल, कोई भी सरसों का तेल वो रात को डाल सकते हैं, उससे नाक चिकने हो जाते हैं और अच्छे से ये चली जाती है। तो ये एक सिरा, ये पतली वाली है जो है, बहुत मोटी भी आती है, इसमें कहते पतली वाली है, इसको नाक में ऐसे डाल दिया तो शुरू में तो छींक आती है ना, जो है बाद में क्या होता है गले में आ जाती है,
आराम से। थोड़ी खांसी होगी, थोड़ा आंखों में आंसू आएंगे, आने दो, आंख साफ हो जाएंगी, नाक साफ हो जाएगा, गला साफ हो जाएगा, है ना। और जो है इसको शुरू शुरू में डालेंगे तो खांसी आएगी, छींक आएगी, आने दो, वो भी सफाई हो जाती है। नाक में धीरे धीरे डालते हैं और बाद में फिर गले में आएगा, गले में आते ही तो फिर खांसी होगी थोड़ी, है ना। सब संवेदनशील मामला है ना। और फिर ये निकाल लिया, और निकाल करके फिर आप तो सीधी निकाल देना, बाद में फिर ऐसे थोड़ा घुमा देते हैं उसको, है ना। पहले दिन ज्यादा मत घुमाना, नहीं तो अंदर सूजन आ जाएगी। बस ऐसे आप तो शुरू में तो डालो और निकालो, बाद में फिर ये घुमाने वाला चक्कर बाद में कर लेना, ठीक है। एक नाक से किया, फिर ऐसे ही दूसरी नाक से कर देते हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे करके हो जाएगा। तो जिनको और शुरू में बस डालें निकाले, बाद में फिर उसको थोड़ा रगड़ भी सकते हैं। तो नाक एकदम जो छिद्र अंदर से भर जाता है कफ के कारण से, फिर मेद के कारण से, उसमें या क्या कहते हैं अंदर वो मांस बढ़ जाता है, कहते हैं ना हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन कराते दोबारा फिर तिबारा, दोनों नाकों से हो गया ना। ऐसे ही जैसे भाई सत्यवान जी ने किया, ऐसे ही सबको करना है। फिर इसमें बलगम बुलगम निकलेगा, थोड़ा कफ कफ निकलेगा, तो इसको धो करके गर्म पानी से बहुत अच्छे से धो करके फिर रख ले। तो इसको बार बार प्रयोग करते रहे। तो ये जल नीति तो रोज कर सकते हैं, सूत्र नीति जिनको ज्यादा नाक की प्रॉब्लम हो रोज कर सकते हैं। बाकी कोई महीने 20 दिन में कभी कर लिया, जल नीति रोज नहीं कभी कभी कर लिया, तो इससे आंखें ठीक रहेंगी, मस्तिष्क ठीक रहेगा। ये ऊर्ध्व जतु जो रोग होते हैं, मैं कहते ना 114 पेज पर इसमें लिखा हुआ, कपाल शोधनी चाहिए दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोगो हम नेति राशु निहंती चा। तो ये एक पूरी इसकी एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी। तो आपको बताया गया कि कैसे करना है। नाक में तेल कैसे डालना, चलो इधर आ जाओ। नाक में 2-3 तरह कि मन का सरसों का तेल डाल सकते हैं, गाय का घी डाल सकते हैं, और जो है ये ऐसे है ना, ये षड बिंदु तेल है। जिनके नाक की पॉलिप से बढ़े हुए, ये औषधियों से सिद्ध तेल है। इसमें क्या है, इसके अंदर है लिखा हुआ है पूरा का पूरा, अच्छा ढक गया होगा। तो इसमें औषधियों से सिद्ध किया हुआ तेल है षड बिंदु तेल। तो इससे जिनको छींक बहुत आती है, नाक बहुत बंद रहते हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, उनके लिए, कफज रोगों के लिए, तो इसको ऐसे डाल ऐसे ऐसे 5-7 बूंद नाक में डाल लिया तो गले में आ जाएगा ये। अच्छा, फिर देखो ये बादाम रोगन है, तो ये इसको ड्रॉपर से डाल लिया। तो ये बादाम रोगन जो है, जिनको सिर में दर्द बहुत रहता है उनके लिए तो बहुत जबरदस्त चीज है। लगभग 99% लोगों का सिर दर्द इसी से अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या करना, तो ये इसमें ड्रॉपर में भर लिया जैसे, और भर करके और ऐसे नाक में डाल दिया, ऐसे। तो ये अंदर चला जाता है। ये तो ऐसे भी लगता नहीं है बादाम रोगन नाक में ना, जैसे सरसों का तेल डालेंगे तो थोड़ा सा लगेगा, गाय का घी नहीं लगेगा। गाय का घी थोड़ा सा गुनगुना करके डाल दिया, थोड़ा सा गुनगुना कर, इसको गुनगुना करके भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक कटोरी में लिया, थोड़ा गैस पर थोड़ा सा गुनगुना कर लिया, तो इससे जल्दी पॉलिप्स खत्म हो जाएंगे। तो इसको ऐसे फिर ड्रॉपर से, या ड्रॉपर नहीं है तो आप उससे डाल सकते हो, चम्मच से डाल दिया, ऐसे डालने से मतलब है। तो ये जो है समझ में आ गया ना, ऐसे। तो ये एक तरह से घृत नीति, तेल नीति हो गई है ना। रोज कर सकते हैं, ये तेल रोज डाल सकते हैं, षडबिंदु तेल आदि। और जल नीति, सूत्र नीति, मैंने कहा रोग है तो इसका आप रोज प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर नेजल स्प्रे तो बहुत उसमें तो कई तरह की, वो तो खतरनाक है। वो फिर तो उसके वो आप थोड़ी, और उसका असर भी 2-3 घंटे होता है, वो बड़ा। ये रोज डाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं। ये भी औषधि ऐसी हैं जो नाक के लिए अच्छी हैं, और इसका असर
थोड़ा वो नोजल ड्रॉप्स तो डालते एकदम असर करती है, एकदम नहीं असर करते ये, इनका असर आपको 5-7 दिन में महसूस हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। तो जल नीति, सूत्र नीति कितना सिखा दिया आज आपको। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के लिए ज्यादा हर्निया होने पर तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्था का जो हर्निया है उसके लिए अंतर्वृद्धि बोलते हैं उसको, अंतर्वृद्धि कमजोर पड़ जाती है, बाहर निकल जाती है। उस परिस्थिति में अमरूद, आम के 5-5 पत्ते और 2-3 पत्ते यूकेलिप्टिस के, उसको उबाल लीजिए और उबाल करके पी लीजिए उसका पानी। और वृद्धि बाधिका वटी 2-2 गोली सुबह शाम खा लीजिए, खाली पेट ही खा लीजिए। और कपालभाति प्राणायाम प्रारंभिक अवस्था करनी है तो धीरे धीरे करना, जोर से नहीं। तो और कपड़ा बांध करके कर लेना है, बेल्ट बांध के कर लेना, तो आंतों की झिल्ली धीरे धीरे मजबूत हो जाएगी, फिर आंत का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था का हर्निया ठीक हो जाता है, एडवांस स्टेज का हर्निया ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। और कपालभाति जितने भी मोटे भाई बहन हैं मध्यम गति से करें, बहुत ज्यादा यूं नहीं, बहुत ज्यादा वेग से करने पर, अत्यंत वेग से करने पर हर्निया हो भी सकता है, इसका ध्यान रखें। बहन का प्रश्न है, ये बहुतों का भी प्रश्न हो सकता है। कई बार रोग होता है, डायग्नोसिस नहीं होता, बीमारी हो क्यों रही है। या कई भाई है, एक बेटा भी यहाँ जवान है, बोले समझिए पूरे शरीर में दर्द होता है, पता ही नहीं लग रहा, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। ऐसे ही कई बार सिर में भयंकर दर्द, एकदम घबराहट, टेकिकार्डिया, एंजाइटी और ये सब, कई बार और कई तरह की बीमारियां, इंडाइजेशन, नींद नहीं आना, कई बार बीमारी का नहीं पता लगता और हम सफर करते रहते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में प्राणायाम योगाभ्यास निरंतर करते रहें तो पूरा बॉडी का बैलेंस हो जाता, ब्रेन का बैलेंस हो जाता, पूरा सिस्टम का बैलेंस हो जाता है। और गिलोय घनवटी, ऐसी कोई भी बीमारी में, वो हम इन्फेक्शन के लिए जो बॉडी में किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरल जो भी इन्फेक्शंस हैं उन सब के लिए तो देते ही हैं, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। गिलोय बच्चों को दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं 1/4, 8-10 साल के बच्चे हैं तो आधी गोली, और 12-13 साल से ऊपर के हैं तो 1 गोली पूरी दे सकते हैं। बार सर्दी जुकाम बुखार होता है और कोई प्रॉब्लम होती है उनको भी, और जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है फिर इसमें, तो ऐसे लोगों को गिलोय की गोली, ये डायबिटीज वाले बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला पानी में भिगो के देनी है। तो गिलोय की गोली कड़वी होती है, मुंह में डालो निकल जाओ, कड़वी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो गिलोय की गोली खा ले, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और अपने आप जो अननोन डिजीज हैं, जिनका डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, वो बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। तो गिलोय का प्रयोग करें और आंवला एलोवेरा का जूस पी ले ऐसे लोग, वो भी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। तो इम्यून सिस्टम आंवला एलोवेरा गिलोय से ठीक होगा, प्राणायाम से ठीक होगा, उससे आपकी अननोन बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये सबके लिए बता रहा हूं, कहीं पर भी अनवांटेड ग्रोथ, अनडिसिप्लिन वे में कहीं पर भी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, चाहे वो टंग में हो रही है, चाहे वो कहीं हड्डियों में हो रही है, चाहे बॉडी में मांस बढ़ रहा है, कहीं सिस्ट हो रही है, किसी भी तरह से कोई भी अनवांटेड ग्रोथ है, लेडीज को हेयर ग्रो हो रहे हैं, बाल उग रहे हैं, तो उसको कपालभाति कराइए आप जी कहीं पर भी। तो 15 बच्चा कितने साल का है? 18 साल का है ना, कोई नहीं, तो उसको 15 से 20 मिनट करा दीजिए कपालभाति, वो सारी ग्रोथ अपने आप नेचुरल उसमें आ जाएगी। कैंसर के लिए एक तो जो अपना इलाज है, जो जड़ी बूटियां, औषधियां, जो भी भस्में ही ये दें। और पेट के कैंसर के लिए जो एक्स्ट्रा चीज है,
वो ये है, खाली पेट सुबह सुबह दही के अंदर तुलसी के पत्तों को पीस करके मिला ले। पहले दिन 7 पत्ते, बाद में 8, 9, 10, 11 जितना अनुकूल पड़े। 21 से लेकर के 51 पत्तों तक जा सकते हैं, मात्रा बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और अनुकूलता से मतलब उनको उल्टी नहीं, दस्त नहीं लगनी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, बस ये है। तो जिनको भी ये पेट का कैंसर है उनको इस दवाई के साथ में फिर जो हम पंचामृत बोलते हैं, गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा का जूस, फिर गोमूत्र का अर्क और वो सब प्राणायाम, वो सब तो करना है, गेहूं का जवार आदि वाला। फिर ये दही वाला प्रयोग एक्स्ट्रा सुबह सुबह खाली पेट जो है नाश्ते से 2-1 घंटा पहले दही वाला प्रयोग करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं, 2 सुबह शाम 2 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आराम आराम से प्राणायाम कीजिए। और दवाई जो पूरी आश्रम की देते हैं पूरी लीजिए, और पूरी निष्ठा से, पूरी एकाग्रता से आप प्राणायाम कीजिए। अपने आप जो भी ग्रोथ हो रही है, जो लीवर से शुरू हो रही है, पेनक्रियाज के पास चली गई, आंतों में आ गई है, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ये जो सुबह ज्यादा खाने वाली थ्योरी और शाम को ज्यादा खाने वाली थ्योरी है, ये दोनों ठीक नहीं है। इसलिए सुबह नाश्ता हल्का, दोपहर को आप क्रियाशील रहते हैं उस समय खाना ठीक ठाक खाइए, शाम को खाना हल्का, नाश्ता हल्का, शाम का खाना हल्का। दोपहर को इतना भी एक्सेस मत खाइए कि खा के नींद आ जाए, एक्सेस तो खाना ही नहीं है। इसलिए दोपहर का खाना रिच होना चाहिए, सुबह शाम का लाइट। स्पाइन के लिए जो भी एक्सरसाइज हम बताते हैं उनको थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दीजिए। स्पाइन के लिए आपको ज्यादा गर्म दवाई लेंगे तो लिकोडर्मा को बढ़ाती है, इसलिए ज्यादा गर्म दवाई मत लीजिए। बस दवाई के नाम पर आप थोड़ा सा शिलाजीत रसायन, स्पाइन की जो प्रॉब्लम है, चंद्र प्रभावटी, बस इतना ही बहुत है। इससे ज्यादा कोई दवाई मत कीजिए रीढ़ की हड्डी के लिए। इस 2 से ही आपका ये दर्द दूर ठीक हो जाएगा। तो सबके शरीर की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए जो ये असाध्य रोग हैं सबके लिए ये एक बात सुन लो कॉमन, जितने भी इंकरेबल डिजीज हैं, तो लिकोडर्मा है चाहे सोराइसिस है, लिकोडर्मा सबसे ज्यादा डेंजरस है, सोराइसिस फिर भी जल्दी काबू में आ जाता है। तो इसमें सबकी शरीर की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। किसी को 9 महीने में, मैंने कहा मैक्सिमम लोगों को 99% लोगों को 9 महीने में ठीक हो जाता है। यदि किसी को 9 महीने में भी, पूरा साल भर में भी नहीं होता है, तो थोड़ा कंटिन्यूअस चालू रखिए, ठीक है। तो आपको ऐसे रोगियों को जिनको चाहे, वो एक उदाहरण है लिकोडर्मा उसमें, क्योंकि बहुत विचित्र बीमारी है ये, तो इसमें थोड़ा सा और आपको सब्र और धीरज रखना पड़ेगा। किडनी वाले पेशेंट यहाँ शायद मुझे लगता है 15-20 तो हैं ही। किडनी वाले कितने पेशेंट हैं? पूरा ही खराब हो गया है। तो किडनी के जितने भी पेशेंट हैं उनको जो काढ़ा पीना है, वो काढ़ा तो अभी यहीं दे रहे हैं, बाद में घर पका के पी लेना। काढ़ा भी पिए। तो किडनी के रोगियों को दोनों टाइम प्राणायाम करना चाहिए। दोनों टाइम एक्यूप्रेशर भी करना चाहिए, छोटी अंगुली में हथेली के बीच में। दोनों टाइम जो काढ़ा बताते हैं, सर्वकल्प वृकदोषर्कवात का काढ़ा और गोलियां, उसमें कुछ भस्में देते हैं। भस्में उसमें किसी भी तरह की वो मेटेलिक भस्में नहीं होती, नॉन मेटेलिक हैं, मेटल से नहीं है कोई। तो भस्में, पुड़िया, गोलियां, काढ़ा पूरा लो। अब यह नीम और पीपल के पत्तों का प्रबंध नहीं है, वो आप घर जाके कर लेना, वो काढ़े में छाल डाल देते हैं हम यहाँ। तो नीम और पीपल के पत्तों का रस घर जाके पी लेना, यहाँ आपको काढ़े में छाल डाल के पिला देते हैं। उससे किसी को, ये अभी जो मैं लिकोडर्मा के बारे में बात कह रहा था, वही किडनी के पेशेंट्स पर लागू है। किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को 9 महीने में, किसी को तो इससे भी जल्दी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन किसी को 2-2 साल लग जाते हैं। इसलिए ये धीरज रखिए। आपका नहीं बढ़ रहा है क्रिएटिनिन, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है, नहीं तो थोड़े दिनों में आपको डायलिसिस और बाद में ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा, और रास्ता भी तो नहीं है।
शीशम के और बेल के पत्तों को पीस करके पानी में पिलाना, पसीना ठीक हो जाएगा। कपालभाति कराएगा, बार बार मूतना बंद हो जाएगा। इतनी सी बात है, रोज बताते हैं, छोटी सी बात है। परेशान मत हो इन चीजों को लेके। टेंडेंसी हो जाती है गांठ होने की, वजन बढ़ने की, टेंडेंसी हो जाती है स्ट्रेस की। तो टेंडेंसी को खत्म करने के लिए, चाहे वो बार बार स्टोन होना हो, बार बार गांठ होना हो, बार बार फीवर होना हो, ये बॉडी की टेंडेंसी ये प्राणायाम से चेंज होती है। तो इसलिए जिनको भी ये गांठ हो गई है कहीं और बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है, वो कपालभाति लगातार करने की आदत डालें। तो कपालभाति आप लगातार करेंगे तो किसी भी तरह की बॉडी में गांठ है या टेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाएगी। कपालभाति मेन है, तो ऑपरेशन के 6 महीने बाद करना होता है, बस इतनी सावधानी रखें। सबके लिए बोल रहा हूं, सुबह सुबह 1 से 2 ग्राम हल्दी गर्म पानी से ले लो, तो ये किसी भी तरह की गांठ के लिए अच्छा होता है, सभी तरह की गांठ के लिए। हल्दी फैटी लीवर के लिए, फैटी लीवर की समस्या आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। इसमें कपालभाति प्राणायाम तो फायदा करेगा ही, साथ में लौकी का जूस भी पिलाएं। और एक सर्वकल्प क्वाथ है अपना आश्रम का, बहुत साधारण सी औषधि है, सर्वकल्प क्वाथ और पुनर्नवादि मंडूर, आरोग्यवटी और उद्रामृत। ये खास लिख लें क्योंकि फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत कम रहती है, इसलिए कम बोलता हूं इस विषय में। आरोग्यवटी एक होती है आरोग्यवर्धिनी, यह है आरोग्यवटी। आरोग्यवटी, उदरामृत, इसको आरोग्यवटी को, उदरामृत को और पुनर्नवादि मंडूर 3 गोलियां बताई। ये लिख लीजिए आप। हाँ, तो तीनों गोली खाएंगे और ये काढ़ा पिएंगे तो फैटी लिवर अच्छा हो जाएगा। 1-1 ग्राम, 1-1 गोली आती है इसकी, 3 चीजों की। परहेज तो बस, फैटी लीवर है तो ऐसे ही आपको हल्का खाना खाना है, बस सिंपल सा है। पपीता खाइए, अनार खाइए, फैट से बचिए, जो भी फैटी चीजें हैं। फाइलेरिया, फाइलेरिया में दवाइयां बहुत कम लाभ करती हैं। इसमें मेदो अरबटी, पुनर्नवादि मंडूर, काचनार, गुगुल देते हैं, वो हमारे वैद्य लिख देंगे आपको। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा करता है प्राणायाम। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है प्राणायाम करके उनका फाइलेरिया बहुत मोटे मोटे हाथ पैरों में तो होता है या हाथों तक पहुंच जाता है, वो तक भी अच्छे हो जाते हैं। तो प्राणायाम के ऊपर ज्यादा ध्यान दें और जो सामान्य उपचार बताते हैं उसको लेंगे तो उससे जरूर फायदा हो जाएगा। जिनको भी ये ब्रेन ट्यूमर है, इसके ऊपर हमने पहले भी बहुत शोध किया है। ब्रेन ट्यूमर, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो आधा घंटे वाला पैकेज है वो, साथ में गांठ के लिए जो दवाई दी जाती है, मैलिग्नेंट है कि बेनाइन है, बिना कैंसर वाला है कि कैंसर वाला ट्यूमर है, कोई नहीं, तो उसके जो अपने कैंसर की वाली दवाई और साथ में प्राणायाम और दूध में हल्दी बताया था, सुबह सुबह खाली पेट दूध या पानी में हल्दी। चलो मेरे साथ एक भजन बोलो। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, तू जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम बोल, तू जगह जगह डोल मनवा, ओम ओम बोल। जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तर, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के दुख, नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल, नाम बड़ा अनमोल मनवा, ओम ओम बोल। प्रीतम पाने जग में आया, प्रीतम पाने, हीरे जैसी तेरी काया, हीरे जैसी तेरी काया, मिट्टी में न रोल मनवा,
ओम ओम बोल, मिट्टी में न रोल मन, ओम ओम बोल, तू जगह जगह डोल मनवा, ओम ओम बोल, तू जगह जगह डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मन, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, अब आपको ना कुछ बातें असाध्य रोगों के लिए आज बता देता हूं। आज मैंने बीमारियों के ऊपर ही सारी बात की है ना, छोटी छोटी बातें भी बताई हैं जो बड़ा महत्व रखती हैं। उन्हीं से लिकोडर्मा हो जाता है, उसी से सोरायसिस हो जाता है, उसी से एक्जिमा हो जाता है, उन्हीं से ठीक ना रखो तो कैंसर हो जाता है, मोटापा, बीपी, शुगर, तमाम तरह। तो आज मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, ठीक है। अब जिनको भी कैंसर है, जिनको भी स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, चाहे सोरायसिस है, जो एक्जिमा है, वो सब लिख लो एक औषधि। जिनको भी क्रिटिकल कैंसर, क्रिटिकल स्किन डिसऑर्डर्स, 2 बीमारियों के लिए, उसका नाम है द्रोण पुष्पी। क्रिटिकल कैंसर और स्किन डिजीज, सफेद दाग और सोरायसिस, द्रोण पुष्पी, ठीक है। एक थोड़ी सी मंगवा देना, ये खूब कला। जिनको भी बार बार टाइफाइड होता है या बच्चों को टाइफाइड हो जाता है, आप घर में रख लीजिए। खूब कला ये सब जगह नहीं मिलती, थोड़ी मात्रा में चाहिए, तो एक चुटकी भर, एक से 2, 1 चुटकी भर दाने लेने पड़ते हैं इसके, माने 1 ग्राम बहुत हो गया। तो 1 चुटकी भर खूब कला, 3 से 5 अंजीर, 3 से 5 मुनक्का, किसको भी हो इसकी चटनी बना करके और खिला देते हैं सलबट्टे पे। ऐसे 3 खुराक में ही टाइफाइड ठीक हो जाता है, ये 100% अनुभूत है, 3 खुराक में। अब ये रोज होता है आपके घरों में बीमारी, सलबट्टे पर पीस के दे दियो, सलबट्टा ना हो तो मिक्सी में कर लियो। अंजीर, मुनक्का, खूब कला, ये देसी नुस्खे हैं जो खानदानी वैद्यों से ऐसे मिलते हैं, वो वाले नुस्खे हैं ये। खूब कला 1 ग्राम के करीब, अंजीर, मुनक्का और खूब कला, ठीक है। 3 से 5 अंजीर, 3 से 5 मुनक्का। जैसे छोटा बच्चा है, बड़ा आदमी है, तो इसके अनुसार होता है ये मात्रा की जोर। फिर जो है ये खूब कला 1-2 ग्राम, इसको सलबट्टे पे पीस के और चटनी की तरह चाट के ऊपर से दूध पी लेना। किसी को दूध नहीं पिया जाता हो तो पानी पिला दो, क्या करें, दूध पी लो, वैसे अच्छा रहता है। इससे 100 ग्राम 200 ग्राम जितना अनुकूल है, इससे भूख एकदम खुल जाएगी। तो टाइफाइड वालों को भूख खत्म हो जाती है, फिर उनके शरीर में दाने दाने निकलने लगते हैं, बुखार जाता ही नहीं है और बिगड़ जाता है फिर टाइफाइड, तो पूरी जिंदगी भर सेधता है। जिन बच्चों को बचपन में टाइफाइड हो जाता है, फिर कभी भी जिंदगी भर वो ठीक से पनप नहीं पाते, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, फिर जिंदगी भर वो उन बच्चों का शरीर ऐसे ही कमजोर पड़ जाता है। टाइफाइड की फिर एलोपैथिक दवाई देते हैं, तो मैंने कहा सबसे बड़ा खतरा डायबिटीज होने का बच्चों को। तो बच्चों को टाइफाइड हो जाए तो ये दीजिए, और किसी भी तरह का बुखार है तो सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी और क्वाथ, ये ऐसी चीजें ये दीजिए ना, सिंपल चीजें, कोई नुकसान नहीं इनका। ये इसी में लिखा हुआ है, ये जो आपके दी हुई है ना, इसी में शुरू में लिखा हुआ है, सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ये ले लीजिए। गिलोय का काढ़ा ही पी लेते हैं, ये भी बुखार को ठीक कर देता है। ये टाइफाइड के लिए बता दिया। द्रोण पुष्पी का क्या करना है, क्रिटिकल कैंसर रोगी एंड क्रिटिकल स्किन डिसऑर्डर्स, इतना सा ले लीजिए। ये ऐसे फूल सा होता है, और आप पहचान लोगे तो आपके खेतों में बहुत खड़ा है, फिर ताजी ले लो, रस्सी कोट के निकाल। ये सारे हिंदुस्तान भर में होती है, हमने तो पूरा घूमा हिंदुस्तान, खेतों में खड़ी रहती है ऐसे ही लावारिस।
उसमें फूल सा आता है इतना मोटा सा, फिर उसमें एक छोटा सा फूल निकलता है बीच में से। ये शरीर की शुद्धि के लिए इससे बेहतर कोई भी चीज नहीं। भाई बोल रहा था लौकी महंगी हो गई, द्रोण पुष्पी सस्ती है, घोट के पियो दबा करके। वो आपको दे देंगे ना, द्रोण पुष्पी दे देंगे, अपना आप पहचान लेना। अच्छा, अब एक बात असाध्य रोगियों के बारे में और, सबको सब बीमारियों में एक जैसा लाभ ना दवा से होता है, ना योग से होता है, ना प्राकृतिक चिकित्सा से होता है। रिजल्ट जो है डिफरेंट पर्सन के ऊपर, कोई भी अलग अलग आदमी के ऊपर अलग अलग तरह का परिणाम आता है। इसलिए वही डॉक्टरों को भी दवाई चेंज करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, ज्यादा करनी पड़ती है, दूसरी चेंज करनी पड़ती है, तो काम रहता है। तो सब चीजों का सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसमें जो है काफी योग वाला जो सब्जेक्ट उसमें तो ज्यादातर ठीक रहता है। दवाई वाले में थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ता है, लेकिन सबके मैंने कहा प्रकृति एक जैसी नहीं होती। इसलिए असाध्य रोग होने पर थोड़ा धीरज रखो, ये दवाई है। नहीं तो हम परेशान हो जाते, बेचैन हो जाते हैं, बाबा बहुत दुख है, फिर रोने लग जाते हैं। भाई दुख तो है, लेकिन ये तरीके से ही जाएगा, रोने से तो नहीं जाएगा। इसलिए असाध्य रोगों के लिए एक दवाई है धीरज, धैर्य, पेशेंस। तो पेशेंस रखें थोड़ा। अच्छा बताओ, मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं, क्यों कह रहा हूं इस बात को? तुम योग नहीं करोगे, उसका उपचार ठीक से नहीं करोगे, आयुर्वेद की औषधियां नहीं करोगे, तो और बढ़ेगा ना, कमर में दर्द और बढ़ेगा, सोराइसिस और बढ़ेगा, ल्यूकोडर्मा और बढ़ेगा, मोटापा और बढ़ेगा। तो कर लो भाई, थोड़ा धीरज रखो, और उसमें उसको और ज्यादा पोटेंशियल बनाना है तो श्रद्धा का अतिरेक, उससे अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं दैवी कृपा। तो दैवी कृपा बहुत काम करती है। मैं कभी भी अंधविश्वास की बात नहीं करता हूं, आप सब जानते हो, लेकिन मैं श्रद्धा का उपासक हूं। भक्ति, श्रद्धा, विश्वास की पराकाष्ठा। तो आपके अंदर से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं डिवाइन हीलिंग। अपने आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, आत्म रूपांतरण, आत्म उपचार, इसको शुद्ध हिंदी में शब्द है। तो इस सेल्फ हीलिंग, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कॉस्मिक हीलिंग, ये सब आपको अंदर से होगा। तो बहुत ज्यादा रोग हैं तो मत रो, मत दुखी हो, उलाना मत दो किसी को भी, अपने आप को भी उलाना मत दो। ये मैंने क्या किया, क्या मेरे से भूल होगी, किन कर्मों का फल था, मेरे को ये बीमारी मिल गई। अब कोसने से कोई फायदा नहीं। कुछ लोग इसी बात को लेकर के पता नहीं हमने कुछ पाप कर्म किए होंगे, हमें ये बीमारी, कोई बीमारी 99% पापों का फल नहीं है, 99%। इसको लेकर के बहुत लोग बहकाते रहते हैं, इधर उधर दान पुण्य करवाते रहते हैं। उस कहीं थोड़ा आस्था आपकी भीतर बढ़ गई, वो आस्था ठीक कर देती है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। भय में आप कुछ भी करने लग जाते हैं। 99% रोग हमारा कर्मों का फल नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इतने दुखी, इतने निराश हो जाते हैं, पता नहीं हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे, क्या हुआ होगा, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे खानदान में ये बीमारी क्यों आ गई। भाई कुछ बीमारियां जरूर हैं, यदि वो कर्म का फल भी है तो कोसने से, मान लीजिए 1% कुछ ऐसी बीमारी आ गई, जैसे मैंने कहा जेनेटिक बीमारी आ गई, ये आप हमारे कर्मों का फल है, जेनेटिक बीमारी। तो माता पिता से, अब उसमें माता पिता की भी गलती हो सकती है, तुम्हारी भी गलती हो सकती है, किसकी कितनी प्रतिशत गलती है, अब इसकी व्याख्या करने से कोई तुम्हें फायदा नहीं है। या तो तुम अपने आप को कोसोगे, फिर नहीं तो माँ बाप को कोसोगे। तो जेनेटिक बीमारियां हो भी गई तब भी कोई बात नहीं, ज्यादा तो बीमारियां, और फिर 99% आप जेनेटिक बीमारियों को भी ठीक कर सकते। पहली बात, 99% रोग कर्मफल नहीं है, और ये 99% यदि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी है
तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा मेरी बात को सुनिए, ये असाध्य रोगों के बारे में बात कर रहा हूं। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक लिवर प्रॉब्लम, जेनेटिक कैंसर, जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर, जेनेटिक बोन डिसऑर्डर्स, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता को बीपी था, खानदान में बीपी था और आपको बीपी हुआ? जेनेटिक बीपी, इसको बोलते हैं, ये जेनेटिक बीमारी है, खानदान में आ गई। फिर कोई बात नहीं, अब इसमें अपने आप को या भगवान को कोसने की जरूरत है। जैसे मुझे जेनेटिक बीमारी नहीं है बीपी शुगर की, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको होगी तो आपको निराश होने की भी जरूरत नहीं कि भगवान ने मुझे क्यों दिया, ये कोसने की बात नहीं। लेकिन जेनेटिक बीपी योग करके कितनों ने ठीक कर लिया? खड़े हो जाओ जरा, ये बहुत बड़ी बात है। जेनेटिक बीपी है, 3 तो माई है हमारी इधर और एक खड़ा तो हो जा फिर, लाला जी हैं, क्या नाम है? राजेश जायसवाल जी, हमारे भाई कलकत्ता से आए ना। तो किसको था? किसको था? माता जी को था। ये तो 2-3 पीढ़ियों से लिए था, मगर मेरे को नहीं है, प्राणायाम कर रहा हूँ 1 साल से, ठीक है। शुगर और बीपी नहीं है। बीपी जो जेनेटिक था उस अब प्राणायाम से उससे तो बच गया, मोटापा ये कम हो रहा है, शुरू हो गया है। आपको किसको था? ऐसे बोल दो, माँ से था, अब पिताजी से था, फिर कितने दिनों में ठीक हो गया आपको? कई साल तक बीपी रहा, पिता की साइड से आया, अब कितने दिन प्राणायाम करते हो गए? कितने दिन? अच्छा, अब लगातार कर रहे हैं। पहले कम करते थे क्योंकि पहले योग के नाम पर आसन ज्यादा करते थे। चलो, बीपी वेट तो ठीक कर लिया। जेनेटिक बीपी था खास बात। आपको किसको था बहन? मां से आया इसको। कितने दिन में ठीक किया? 1 ही महीने में। इसको नया नया हुआ था। और क्या प्रॉब्लम थी तेरे को? कितना कम किया? यही 4 किलो कम कर लिया। थायराइड वालों का वजन भी बढ़ जाता है। थायराइड भी तो नहीं है तुझे? वैसे ही था, तो वेट तो कम हो गया, लेकिन वो सामान्य बात थी। लेकिन बीपी जो जेनेटिक था वो 1 ही महीने के योग करने से कंट्रोल आ गया। अब दवाई नहीं लेनी पड़ती। बहुत अच्छी बात बेटे। आपको किससे आया था? माँ से आया था। माँ को, ये तो हमारी माता तो बहुत वर्षों से कर रही है, 8 साल से कर रही है। और कितने दिन हो गए बीपी की दवाई लिए माँ? पहले खाए, अब कितने दिन हो गए दवाई खाए एलोपैथी की? पहले तो 30-35 साल खाई माँ ने, अब छुटा कितना दिन दवाई कब से? अब नॉर्मल आ गया। 30-35 साल खाया दवाई, जेनेटिक था। जेनेटिक बीपी तो ये तो मैं वर्षों से देख रहा हूं। जेनेटिक बीपी तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। ये नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से रिलेटेड है। आपको किससे आया था बहन? पीछे वाली मदर फादर दोनों साइड से। और अब कितने दिनों हो गए प्राणायाम? 5 साल से। अब गोली कितने सालों से बंद है? 6 महीने से गोली बंद। अब बढ़ता नहीं बीपी? अब वजन कुछ कम हुआ यहाँ आके? 15 किलो कम किया, अच्छी बात है। अब यहाँ कितना कम किया? वजन चेक नहीं किया है। बहन ने वजन तो 15 किलो कम किया है तो सामान्य बात है, लेकिन मदर और फादर दोनों की साइड से बीपी था। क्या नाम है बहन? तेजश्री, जयश्री, जयश्री बहन ने। ये बात है कि माता पिता दोनों साइड से बीपी आया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी हैं तो उनको आप जयश्री की तरह जीत सकते हो। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो कई बार क्या होता, हम बीमारियों के घेरे में ऐसे फंस जाते हैं, फिर हमको लगता है इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
थोड़ा हिम्मत रखो, धीरज रखो। फिर जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए योग के साथ थोड़ा आयुर्वेद को थोड़ा सहारा ले लो। बहुत ही ज्यादा शरीर बेकार हो गया है तो सप्ताह 10 दिन 15 दिन योगग्राम में आ जाओ। असाध्य रोगियों के लिए बोल रहा हूं, शरीर का शुद्धिकरण कर लो। और सामान्य रूप से उपवास, जिनको भी देखो, प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें एक है उपवास, एक आहार और बीच बीच में उपवास करो। पूरी तरह से खाना छोड़ देना भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ, लेकिन वो जैसे किसी का वजन ज्यादा है, किसी को शरीर में बहुत ज्यादा अशुद्धि है, तो उनको नमक मिठाई सब चीजें, वो आहार के बारे में आपको और पूरा बताएंगे। तो वो बहुत ज्यादा असाध्य रोग हैं तो योग के साथ आयुर्वेद का प्रयोग, योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा। हड्डियों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये दर्द बहुत ज्यादा है, थोड़ा पंचकर्म ले लो, उसमें थोड़ी मसाज कर देते हैं। आप खुद भी ज्यादा यहां दर्द है, ज्यादा यहां कमर में यहां दर्द है, तो दूसरों से मसाज कराओगे। अब वो तो जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी पैसा लगता है, तेल भी फिर वो बहुत ज्यादा लगाते हैं। अपने आप 10-15 मिनट 20 मिनट अपना रगड़ लो घुटना, पीड़न तक तेल लेके, ठीक हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। बैठे बैठे कर लिया, कपालभाति करते करते ही कर लो। एक इधर कपालभाति का स्ट्रोक मारा, एक रगड़ा मार दिया। हीलिंग भी हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन भी हो जाएगा। यही एक बात सुन लो, देखो कुछ खास फंडामेंटल्स बता रहा हूं इसके। असाध्य रोगी एक तो मैंने कहा योग के साथ प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, और इसमें ध्यान के साथ करें। इसको बोलते हैं, ये जो सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस जो मैंने सुबह बताया आपको पूरा, कि धारणा, ध्यान, समाधि, संयम। आपको घुटनों में दर्द है तो यहां पर मन को एकाग्र करके फिर प्राणायाम करो। ये तो मैंने उदाहरण के लिए बताया कि आप थोड़ा तेल लगाते रहिए, आपका मन ऐसे ही यहीं अपना आप एकाग्र हो जाएगा। ऐसे ही मेरी घुटने की हड्डी जो खत्म हो गई, घिस गई, वो दोबारा आ रही है, आती है। कार्टिलेज घिसे हुए आते हैं, मेरे पास उसकी प्रूफ है, कार्टिलेज घिसे हुए आते हैं। जैसे भैया एक्सरे लेके घूम रही थी, बाबा जी ये हड्डी घिस गई, डॉक्टर बोलते आएगी ही नहीं। मैंने कहा जब हड्डी पैदा हुई थी तो डॉक्टर से पूछ के पैदा हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। आती घिसती भी है, बढ़ती भी है, उसका मेटाबॉलिज्म है हड्डी का, वो प्राणायाम से ठीक होता है। तो असाध्य रोग होने पर आप इसको ध्यान के साथ जोड़ दीजिए, तो प्राणायाम ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा और ज्यादा बेनिफिट उसका बढ़ जाएगा। कोई भी असाध्य रोग है तो उसको ध्यान के साथ जोड़ दीजिए, उसको संयम के साथ जोड़ दीजिए, जो आपको मैं 2 दिनों से सिखा रहा हूं, तो आपका लाभ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मेरे पास आपके बहुत प्रेम पत्र आ चुके हैं बीमारियों के। आपसे मैं कह रहा था अभी आप थोड़ी देर प्राणायाम कीजिए, फिर कल आपका, अभी तो प्रश्नोत्तर का समय बाकी है आपका। देखो अभी आपको यहाँ कई चीजें सिखाई जा रही हैं, ध्यान भी सिखाया जा रहा है। आपके बहुत से प्रश्न है ना, जितने शरीर में उलझन है उतने मन में भी उलझन है, उनके भी बारे में बताया जा रहा है। बहुत चीजें सिखा रहे हैं। ये खाली योग शिविर नहीं है, ये पूरा जो है लाइफ मैनेजमेंट का पूरा, इसमें जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में आपको छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, और वो बातें आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं यदि आप में जागरूकता है, सजगता है। तो जो असाध्य रोगी हैं उनको पंचकर्म षटकर्म तो करवाएंगे। पंचकर्म करवाना है यदि, योगग्राम जाना है यदि, तो वो योगग्राम में 7 दिन 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं। यहाँ पंचकर्म कराना है
वो करा सकते हैं। पंचकर्म के नाम पर जो होटलों में स्पा चलते हैं और बाकी जगह पंचकर्म के नाम पर बड़े बड़े लोगों ने सेंटर बना रखे हैं, उससे अपने यहाँ तो बहुत सामान्य है। मैंने पूछा भाई मसाज के लिए क्या रेट है तुम्हारा यहाँ, तेल प्रयोग करते हो उसके लिए जो भी एक्सपर्ट जो लोग होते हैं उसके लिए वो उसकी सेवा देते हैं, तो बोली जी 200 रुपये लेते हैं। आप लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत गए होंगे होटलों में, कहीं इधर उधर आनंदा में और फलाने जगह इधर स्पा में, मालिश का कितना रुपए लेते हैं जी? बड़े होटलों में 2-3 हजार से लेके 5,000 तक, यहां 200 रुपए वहां 2,000 से शुरू होता है प्रोग्राम। यहाँ एक व्यवस्था हमने ये रखी है कि भाई कम से कम फिर उसमें रोज की रोज फिर यही लाखों रुपए फिर उसका इंतजाम करते रहो, फिर मांगो तो भाई जो करवा रहे हैं वो भी तो कुछ सहायता करो। ऐसी एक व्यवस्था रखी गई कि ये चीजें चलती रहें। एक चीज होती है खड़ा करना, बाद में उसको होता है चलाना। तो ये ऐसा एक प्रयत्न किया गया है कि चीजें चलती रहें, फिर रोज ऐसे भीख नहीं मांगनी पड़े चीजों को चलाने के लिए। इस तरह का चीजों को एक स्वरूप दिया गया है। आप सब सुबह शाम जब आप सुनते हैं करते हैं तो आपकी जो एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है स्थान परिवर्तन से ही। आप घर से घर बार को छोड़ के हरिद्वार आ गए ना, आधी बीमारियां तो ऐसे कम हो जाती हैं आपकी। तो मैं यहाँ कुछ भी ना कराऊं, खाली यहाँ आकर के रहो तो ही आपकी आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लोग चेंज करने के लिए विदेशों में हर सप्ताह 5 दिन घर में रहते हैं, 2 दिन होटलों में जंगलों में निकल जाते हैं, 5 दिन में कमाते हैं तो 2 दिन में उड़ा के आ जाते हैं। ये आपको मैं ये फैक्ट बता रहा हूं आपको पश्चिमी संस्कृति का। मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि आपने जो जिंदगी भर में कमाया मुझे दे दीजिए। आपको ये कहीं सेवा के ये जो कार्य है उसमें से वो आप लोग योगदान देते ही हो, वो बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप लोग साल में 7 दिन 10 दिन 15 दिन घर से बाहर रहा करो, थोड़ा चेंज किया करो। क्लाइमेट चेंज होने से, डिफरेंट एनवायरनमेंट से, उसी से आपको बहुत कुछ फायदा होता है, जलवायु परिवर्तन से ही। बाकी ये सब एक्स्ट्रा है, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ की भी यहां पर व्यवस्था है। जो सुबह सुबह नाश्ता ना करके ये हवन आदि करना चाहें, हवन किया करो। कितने लोग हवन करने के लिए सुबह जाना चाहते हैं? तो कल से व्यवस्था करवा दूं आपकी। साथ में वानप्रस्थ आश्रम है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो वहां रहने के लिए भी आ सकते हैं परमानेंट। वर्ल्ड क्लास वानप्रस्थ आश्रम है। हमारे बहुत से वानप्रस्थियां रहते हैं, तो सुबह सुबह हवन भी करवाएंगे, है ना। तो ये भी चिकित्सा का एक भाग है। आप इसको खाली ये मत सोचिए, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ना, ये आपके परिवर्तन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। परम पूज्य स्वामी